नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिर्विद श्याम सुंदर शर्मा स्वागत करता हूं आप सबका। आज हम बात करेंगे मकर लगन की कुंडली के ऊपर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह हम सबसे पहले कुंडली में देखेंगे कि दशा क्या चल रही है। इस कुंडली में वर्तमान में बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि 26 मार्च 2014 से स्टार्ट हुई है और ये 26 मार्च 2030 तक रहेगी। वर्तमान में इनको बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 1 मार्च 2021 तक रहेगी। अब आते हैं ग्रहों के ऊपर। एक बार ग्रहों की स्थिति देख लेते हैं, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। इनका लगन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, सूर्य श्रवण नक्षत्र में है, चंद्र हस्त नक्षत्र में है, मंगल शतभिषा नक्षत्र में है, बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, गुरु अनुराधा नक्षत्र में, शुक्र शतभिषा नक्षत्र में है, शनि स्वाति नक्षत्र में है, राहु आद्रा नक्षत्र में है और केतु मूल नक्षत्र में है। राहु केतु सदा वक्री रहते हैं। तो चलिए अब चलते हैं लगन कुंडली के ऊपर, देखते हैं। ये मकर लगन की कुंडली है। मकर लगन का स्वामी लग्नेश 10वें घर में बैठा है। जब भी लग्नेश 10वें घर में आ जाए और खासकर जब वो शनि हो, कर्म का कारक ग्रह, तो जातक बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होता है। उसकी महत्वाकांक्षाओं का कोई और छोर नहीं होता है, क्योंकि एक तो मकर लगन कालपुरुष में 10वें घर में पड़ता है, जो कि कर्म का स्थान है। इसलिए मकर लगन की कुंडली में अगर शनि अच्छी स्थिति में है तो जातक कर्मशील होगा, कर्म करने से घबराएगा नहीं। तो इनके साथ में भी ऐसा ही है, ये जातक कर्मशील तो रहेंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे कर्म से। लगन में सूर्य बैठा हुआ है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का। जब भी लगन में सूर्य आता है तो जातक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का हो जाता है। वो एक जगह टिकता नहीं है, वो सदैव चलायमान रहता है। यहाँ पे तो ये सूर्य अपने ही नक्षत्र का बैठा हुआ, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का, तो निश्चित रूप से ये जातक एक जगह पे तो बिल्कुल नहीं टिकते होंगे। एक लगन में जब भी सूर्य आएगा तो जातक का जो नेचर है ना, वो बॉस वाला नेचर हो जाता है। हमेशा बॉस की तरह ही बातें करता है, क्योंकि नवग्रहों में जो राजा ग्रह है वो सूर्य है। तो जब लगन में राजा सूर्य बैठता है तो जातक के अंदर राजाओं वाली क्वालिटी डाल देता है। अब लगन में सूर्य बैठा हुआ है और लगन में शनि बालों का कारक ग्रह होता है, और जब उसका शत्रु सूर्य लगन में बैठेगा तो वो बालों को नुकसान पहुंचाएगा। तो वो दो ही कंडीशन क्रिएट कर सकता है सूर्य, या तो बालों को उड़ा दे। अगर बालों को उड़ा नहीं सकता है तो फिर वो बालों को घुंघराले कर देता है। अग्नि के संपर्क में जैसे ही बाल आते हैं तो वो घुंघराले हो जाते हैं। तो शनि के पास फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं बचने के, या तो वो अपने आप को ख़त्म कर ले, बाल उड़ जाए शरीर से, या फिर सूर्य उनको जला के घुंघराला कर दे। तो इन जातक के बाल भी निश्चित रूप से घुंघराले होने चाहिए। अब आते हैं इनके सेकंड हाउस पे। सेकंड हाउस का स्वामी शनि 10वें घर में बैठा हुआ है, जो कि इनके लिए धन की दृष्टि से अच्छे योग पैदा कर रहा है। बहुत ही अच्छा योग है धन की दृष्टि से, जब भी सेकंड का स्वामी दशम में आए। और यहाँ पे एक चीज़ और है, सेकंड का स्वामी दशम में और दशम का स्वामी सेकंड में है, तो ये दशमेश और द्वितेश के मध्य एक्सचेंज हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे इस एक्सचेंज के इन्हें। और दूसरी चीज़, सेकंड का स्वामी शनि राहु के नक्षत्र में है, और शनि को राहु देखता भी है और सेकंड हाउस को भी राहु देखता है। तो ये जातक निश्चित रूप से ही कड़वे बोलते होंगे, निश्चित रूप से। सेकंड हाउस अपने चेहरे का स्थान होता है, और शनि सेकंड का लॉर्ड है। राहु सेकंड हाउस को भी देख रहा है और सेकंड के लॉर्ड को भी देख रहा है।
तो निश्चित रूप से इनके चेहरे पे दाढ़ी कम होगी। पूरे पूरे चेहरे पे जो एक पर्टिकुलर दाढ़ी आती है वैसी दाढ़ी नहीं होगी, इनके दाढ़ी में पैचेस बनने होंगे, क्योंकि राहु के सामने कोई भी ग्रह आ जाए वो उसे ग्रहण लगाता ही लगाता है। तो यहाँ पे एक तो शनि राहु के नक्षत्र में और राहु से दृष्ट भी है, राहु सेकंड हाउस को भी देख रहा है, तो ये निश्चित है कि इनकी दाढ़ी में पैचेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। सेकंड हाउस में मंगल है और सेकंड लॉर्ड शनि वक्री ग्रह राहु के नक्षत्र में है, तो ये भी तय है कि ये जातक झूठ भी बोलते होंगे, निश्चित है। और एक चीज़ और इस कुंडली में, इनको धूम्रपान का शौक भी रहेगा। ये सिगरेट पीना अगर स्टार्ट नहीं किया तो आगे चल के कर देंगे, क्योंकि सिगरेट पीने के लिए इनके लिए योग बन रहे हैं। क्योंकि आपको जैसा कि पिछले वीडियोज़ में भी मैंने बताया है कि सिगरेट सिर्फ अग्नि तत्व प्लेनेट और राहु जैसा ग्रह ही पिलाता है। तो सेकंड में ऑलरेडी अग्नि तत्व प्लेनेट मंगल विद्यमान है और राहु अपनी दृष्टि से सेकंड लॉर्ड को भी प्रभावित कर रहा है और सेकंड हाउस को भी देख रहा है, और कालपुरुष की कुंडली में जो सेकंड लॉर्ड शुक्र बनता है उसे भी राहु देख रहा है, और ये शुक्र भी राहु के नक्षत्र का है, तो इसे भी शुक्र को भी राहु देख रहा है। तो ये निश्चित है कि आगे चल के स्मोकिंग करेंगे। अब ये जो सेकंड हाउस होता है वो पत्नी के ताऊ का स्थान भी होता है। तो पत्नी के ताऊ के स्थान पे मंगल शुक्र की युति बनी हुई है, तो जब भी सेकंड में मंगल शुक्र की युति बनती है तो जो पत्नी का ताऊ होता है उसकी एक आंख में कुछ दिक्कत होती है, या तो उसकी आंख छोटी होती है, या एक काना होता है, या फिर फूला पड़ जाता है आंख में, जो आंखों में सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है वो। अब आते हैं एक सेकंड हाउस के मंगल की एक और प्रेडिक्शन है। जब भी सेकंड का संबंध मंगल से होता है तो जातक खाना बहुत जल्दी जल्दी खाता है। अब आते हैं थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस का लॉर्ड बृहस्पति 11th हाउस में गया है, तो ये पोजीशन तो ये बोल रही है कि इनके छोटा भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगल जो कि तीसरे घर में छोटे भाई का कारक होता है वो भी अपने से 12वें चला गया है। लेकिन चंद्र लगन कुछ और ही बोल रहा है। चंद्र लगन से थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल छठे घर में चला गया है, और छठे घर में मंगल पावरफुल रहता है, तो चंद्र लगन ये बोल रहा है कि इन्हें छोटा भाई तो रहेगा, लेकिन छोटे भाई से इनके वैचारिक मतभेद रहेंगे। छोटे भाई का इनको कोई विशेष सुख नहीं रहेगा। हमेशा तीनों लगनों पे फोकस करो, लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन, जहाँ से दो चीज़ें टैली हो जाए वहीं से बात करो। एक थर्ड हाउस में बुध पड़ोसी का कारक ग्रह होता है, तो पड़ोसी का कारक ग्रह बुध चला गया इनके 12th हाउस में, जो कि बुध के लिए फेवरेबल पोजीशन नहीं है। 12th में बुध कैसी भी स्थिति में हो, किसी भी राशि में, वो नीच के ही फल करता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 12th हाउस में बुध नीच का हो जाता है। थर्ड हाउस दोस्तों का स्थान भी होता है, तो दोस्त थर्ड हाउस का लॉर्ड 11th में गया, इसलिए इनके लिए दोस्तों से कुछ फेवरेबल पोजीशन बन सकती है, लेकिन उतनी भी फेवरेबल नहीं। अब आते हैं इनके 4th हाउस पे। 4th हाउस का लॉर्ड मंगल सेकंड हाउस में गया हुआ है, और मंगल ने संबंध किया है राहु से, राहु के नक्षत्र में, और राहु से दृष्ट भी है। अब आपको कुछ चीज़ें, एक बहुत ही बेहतरीन सिद्धांत बताता हूँ। जिस भी लगन में मंगल अकारक प्लेनेट हो, अगर उसमें वो राहु से संबंध कर ले तो वो योग कारक हो जाता है। तो यहाँ पे इस मंगल की दशा अगर इनको मिलती है, इनको खैर बचपन में मिली थी वो मंगल की दशा, तो वो तो इनकी निश्चित रूप से अच्छी गई होगी बचपन में इनकी दशा। अदरवाइज़ ये अगर दशाएं इनको थोड़ी सी लेट मिलती 30 से 40 के बीच में, तो बहुत ज़बरदस्त दशा होती है मंगल की इनकी। वैसे भी मंगल ने ऑलरेडी मकर लगन के लिए जो योग कारक ग्रह होता है शुक्र, उससे संबंध किया है सेकंड हाउस में, तो इनका घर है ना वो बहुत सुंदर घर होगा। चंद्र लगन से भी 4th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति बनता है,
लेकिन वो 12वें में आया, लेकिन जो उसने संबंध किया है वो शनि से किया है, क्योंकि वो बृहस्पति शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ है और शनि इस कुंडली में उच्च का है। चंद्र लगन से शनि योग कारक ग्रह हो जाता है, तो घर तो इनका बहुत शानदार होगा। शुक्र जो कि गाड़ियों का कारक ग्रह होता है, वो महाबली मंगल के साथ में बैठा हुआ है। मैं इस मंगल को महाबली मंगल इसलिए बोल रहा हूँ कि क्योंकि इस मंगल के अंदर बहुत ज़्यादा सामर्थ्य है रिजल्ट करने के, क्योंकि इसने राहु से संबंध किया है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि जिस भी लगन में मंगल अकारक प्लेनेट हो, अगर उसमें राहु से संबंध कर ले तो उसमें योग कारकता आ जाती है। तो ये महाबली मंगल हो गया है, तो इनके पास अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ भी होंगी। चंद्रमा जो कि 9th हाउस में गया है, माता का कारक ग्रह 4th हाउस में, तो इन्हें माता का भी सुख मिलेगा, भरपूर सुख मिलेगा। ये चंद्रमा 15 डिग्री का अपने ही नक्षत्र का है, तो माता का सुख इनको अच्छा रहेगा। अब आते हैं इनके 5th हाउस पे। 5th हाउस का लॉर्ड शुक्र 2nd हाउस में मंगल के साथ में गया। तो 5th हाउस क्या है कि पहली संतान का घर होता है। चंद्र लगन से देखिए 5वें घर में सूर्य बैठा हुआ है। जब भी 5वें घर में सूर्य और बृहस्पति आए तो वो पहली संतान का कोई विशेष सुख नहीं लेने देते हैं, क्योंकि सूर्य जहाँ पे भी बैठता है वहाँ पे वो जलाने की कोशिश करता है। तो चंद्र लगन से 5वें घर में बैठा हुआ है, तो इनकी पहली संतान को निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा करेगा। लगन से 5वें घर का लॉर्ड शुक्र मंगल के साथ में गया है, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें इंडिकेट हो रही हैं। अब आते हैं छठे घर पे। एक तो 5वां घर जो कि अपने एजुकेशन और शिक्षा का घर भी होता है, और जब इस भाव के अधिपति के साथ में उसका शत्रु ग्रह मंगल बैठ जाता है, तो इनकी एजुकेशन है ना, स्कूली एजुकेशन, वो तो निश्चित रूप से ठीक नहीं हुई है। यहाँ से 11वें घर में बैठ के बृहस्पति भी यही इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि बृहस्पति अपने शत्रु स्थान को देख रहा है। अब आते हैं छठे घर में। छठे घर में राहु बैठा हुआ है उच्च का, ये शत्रु नाशक योग लेके बैठा हुआ है। ये उच्च का राहु है छठे। जब भी छठे घर में उच्च का राहु आए तो वो जब तक अपनी दादा की शक्ल तक नहीं देख पाता है, दादा उसके जन्म से पहले ही डिपार्ट कर जाते हैं। उसके पीछे कारण ये है कि छठा घर शत्रु का घर होता है। जब भी उसमें कोई भी प्लेनेट आएगा तो उसका जो कारक होता है ना, उससे आपकी शत्रुता हो जाती है। उससे रिलेटेड प्लेनेट का सुख आपको नहीं मिलता है। जब यहाँ पे बृहस्पति होगा तो बड़े भाई का सुख नहीं लेने देगा। यहाँ पे अगर शनि होगा तो वो चाचा का सुख नहीं लेने देगा। छठे घर में, छठे घर में राहु है तो इनको कर्जा बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से। इन्हें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगाने ही नहीं पड़ते कर्जा बैंक से लोन लेने के लिए। अब आते हैं इनके 7th हाउस पे। छठे घर की एक प्रेडिक्शन और है जो कि मैं बता देता हूँ आपको। चंद्र लगन से देखिए, चंद्र लगन से छठे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो जब भी लगन से या चंद्र लगन से छठे घर में मंगल होता है तो जातक के या तो एक मामा होता है या फिर 3 मामा होते हैं। यहाँ पे देखिए लगन से, देखिए लगन से छठे घर में राहु है, लेकिन छठे से छठा घर भवाद भावम के सिद्धांत के अकॉर्डिंग भी मामा का होता है, तो 11th हाउस भी मामा का घर होगा। तो 11th में बृहस्पति बैठा हुआ है जो कि बृहस्पति के नंबर 3 होते हैं। उधर से चंद्र लगन से मंगल भी कंफर्म कर रहा है इस चीज़ को ही, तो इनके 3 मामा होंगे। अब आते हैं 7th हाउस पे। 7th हाउस का स्वामी चंद्रमा 9th हाउस में गया है और वो अपने ही नक्षत्र का है। जब भी 7th का लॉर्ड चंद्रमा हो या 7th में चंद्रमा बैठा हो और वो अपने ही नक्षत्र का हो, उस पर कोई और प्रभाव न हो, तो जातक का विवाह है ना वो अर्ली एज में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अभी से चंद्रमा पे मंगल की 8वीं दृष्टि है,
और पत्नी का जो नैसर्गिक कारक ग्रह है शुक्र, उसके साथ में मंगल बैठा हुआ है, और ये शुक्र राहु के ट्राइन में भी है। तो इनकी जो पत्नी है ना, वो तो निश्चित रूप से लड़ाकू स्वभाव की होंगी, क्योंकि जब भी शुक्र मंगल और राहु के ट्राइन में आ जाता है तो पत्नी का नेचर ना, वो डॉग नेचर की हो जाती है, जिद्दी स्वभाव की। वो जातक को अपने अंगूठे के नीचे रखने की कोशिश करती है। वो यही, जातक की पत्नी यही कोशिश करती है कि जातक उसके इशारों पे चले। और जातक की पत्नी खर्चीली भी बहुत होती है। जब भी मंगल शुक्र की युति हो तो जातक की पत्नी का झुकाव अपने भाई की तरफ ज़्यादा रहता है, अपने मायके पक्ष की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है। तो इन्हें 7th हाउस का कुछ विशेष सुख मिलेगा नहीं। अब आते हैं 8th हाउस पे। 8th हाउस जो कि आयुष्य का स्थान है, आयुष्य का कारक ग्रह उच्च का है, लेकिन 8वें घर का मालिक सूर्य लगन में बैठा हुआ है। तो आयु तो इनकी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं। 8वां घर जो कि विवाह के सुख का घर भी होता है, तो यहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, केतु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो विवाह का सुख तो इन्हें कम ही मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि इनकी पत्नी डिपार्ट कर जाएंगी, पत्नी इनकी रहेंगी, लेकिन इन्हें सुख नसीब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनकी पत्नी का स्वभाव लड़ाकू होने के कारण। अब आते हैं 9th हाउस पे। 9th हाउस में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो 9th हाउस में जिसके चंद्रमा होता है ना, वो मुंह में चांदी का चम्मच ही लेकर पैदा होता है। भाग्य उसका अच्छा होता है 9th हाउस के चंद्रमा वाले का। दूसरी चीज़, 9th हाउस में जिसके चंद्रमा होता है तो उसकी जो पसलियाँ होती हैं उनमें दर्द है ना, वो बना ही रहता है। हर तीसरे चौथे दिन वो हल्का फुल्का दर्द इनको होता ही रहता है। कई बार तो 15-20 मिनट के लिए ऐसी स्थिति बन जाती है कि बेड पकड़ना पड़ जाता है कि हाँ 15-20 मिनट सो ले तो ठीक हो जाए। एक 9th हाउस में जिसके चंद्रमा होता है उसके पत्नी के 2 भाई बहन और होते हैं। तो इनकी पत्नी के भी 2 भाई बहन और होंगे। अब आते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस का स्वामी ग्रह शुक्र 2nd हाउस में गया है, और 2nd का स्वामी शनि 7th हाउस में है। ये एक्सचेंज है, परिवर्तन योगा। तो शनि की जब महादशा आएगी इनको, तो ये परिवर्तन योगा पूरी तरीके से फलीभूत होगा। इनके कुछ सवाल थे, एक बार उन पे भी डिस्कशन कर लेते हैं कि ये अपने कर्जे से कब मुक्त हो जाएंगे। ये एक ऐसी कुंडली है कि जिन्होंने स्टार्टिंग फेज बहुत अच्छा देखा, एकदम से ही ये करोड़पति बन गए, उसके बाद में लगातार इनका डाउनफॉल हुआ और ये कर्जे में आ गए। अभी भी ये लगभग 1 करोड़ रुपए के कर्जे के आसपास डूबे हुए हैं। तो ये इनके सवाल यही थे कि इनका बढ़िया समय कब आएगा और क्या ये कर्जे से मुक्त हो पाएंगे। तो सीधा सा जवाब है इस कुंडली में, ये कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे, और इनको इतनी धन संपदा और इतनी प्रॉपर्टी मिलेगी शनि की दशा में, जिसकी इन्होंने कभी कल्पना नहीं की होगी, कभी नहीं कल्पना की होगी। बहुत पैसा मिलेगा शनि की दशा में इनको, क्योंकि ये एक्सचेंज योग है, और ये एक्सचेंज लग्नेश और दशमेश के मध्य भी है, लग्नेश पंचमेश के मध्य भी है, और द्वितेश और दशमेश के मध्य भी है। बहुत ज़बरदस्ती होगा। लगन में शनि उच्च का बैठा हुआ है, और शनि का नक्षत्र स्वामी राहु वो भी उच्च का है। 1 मिनट शनि का सबलोड और चेक कर लें। शनि का सबलोड स्वयं शनि बन गया है। बहुत ही ज़बरदस्त अफलातून दशा रहेगी, अरबपति वाली दशा है ये। तो शनि की दशा में सब कुछ इनके लिए बेहतर रहेगा, 1 नंबर पे। यहाँ से इनको इस स्थान से रिलेटेड इनको कोई शिकायत नहीं रहेगी। 10th हाउस में उच्च का शनि बैठा हुआ है, तो किसी के भी अगर 10th हाउस में उच्च का शनि बैठा हो
तो उसके पिता को है ना भागवत गीता पढ़ने का शौक रहता। भागवत गीता उसका पिता जरूर पढ़ता है, ये निश्चित है। इनके पिता बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे होंगे, वेल डिसिप्लिन, अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति रहे होंगे, क्योंकि शनि जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो जाता है ना, जिस भी हाउस में, उस हाउस में वो डिसिप्लिन पैदा करता है। बशर्ते वक्री नहीं होना चाहिए शनि, और न ही चलित कुंडली में आगे पीछे घरों में जाना चाहिए, वो उसी घर में ही रहना चाहिए चलित कुंडली में भी। तो वो उस हाउस में डिसिप्लिन पैदा करता है। तो इनके पिता निश्चित रूप से बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं। अब आते हैं 11th हाउस में। 11th हाउस में बृहस्पति अकेला बैठा हुआ है। 11th हाउस बड़े भाई का स्थान रहता है। तो बृहस्पति के बारे में प्रसिद्ध है, बृहस्पति के बारे में क्यों, हर ग्रह के बारे ऊपर लागू होती है बात कि कारक अगर अपने घर में बैठ जाता है तो वो कारक का नुकसान करता है। तो इन्हें वो बड़े भाई का सुख नहीं लेने देगा। बृहस्पति जब भी 11th में अकेला हो तो उसे बड़े भाई का सुख नहीं लेने देता है। अगर बृहस्पति के साथ में कोई अन्य प्लेनेट भी उसे ज्वाइन करता है, अगर उस जातक के 2 या 3 बड़े भाई होते हैं, तो जो सबसे बड़ा वाला भाई होता है ना, उसका सुख नहीं लेने देता है। 11th का स्वामी मंगल 2nd हाउस में गया हुआ है, योग कारक ग्रह से संबंध किया है, तो इनकी इनकम है वो अच्छी रहेगी। अब आते हैं 12th हाउस पे। 12th हाउस में बुध और केतु बैठे हुए हैं। एक तो बुध केतु युति का फलादेश ये है कि जातक मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्योंकि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और केतु का काम होता है संकुचन करना। जब भी ये दोनों साथ में बैठते हैं तो ये तनाव देने का योग बनता है। तो केतु बुद्धि को संकुचित करने की कोशिश करता है, तो तनाव के कारण ही बुद्धि संकुचित होती है। एक जब भी 10th हाउस में बुध केतु आए तो ये समझ लेना कि आपके पड़ोस में या तो कोई वैद्य रहता है या फिर कोई झाड़ फूंक करने वाला रहता है। एक बुध जो कि बुद्धि का कारक ग्रह होता है, और जब वो 12th हाउस में चला जाता है, काल पुरुष की कुंडली में बुध छठे घर में उच्च का होता है, तो जब 12th हाउस में जाता है तो नीच का हो जाता है, मतलब बुद्धि का कारक ग्रह वो नीच का हो जाता है। तो बुद्धि है ना वो उल्टा बिहेव करने लगती है, जस्ट अपोजिट। तो बुध की दशा में इसलिए ज़्यादा परेशान रहे क्योंकि इन्होंने उल्टी बुद्धि से काम किया। एक तो किसी का भी बृहस्पति अकेला हो तो उसे जो डिसीजन है ना अकेले नहीं लेने चाहिए, उसे किसी से सलाह मशवरा करके डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति अगर अकेला है तो सेल्फ डिसीजन उस जातक के घातक होते हैं। अब आते हैं एक बार इनकी दशाओं पे कि इनकी ऋण मुक्ति कब होगी, कर्जे से मुक्त कब होंगे। अभी इनको गुरु में बुध की दशा चल रही है वर्तमान में, तो गुरु में बुध तो निश्चित तौर पे इनका खराब जाएगा। इनकी जो सबसे बेहतरीन दशा रही उसके ऊपर एक बार बात करते हैं। इनका जो राहु का जो लास्ट फेज था ना, राहु में मंगल, एक तो इस दशा ने इनको बहुत पैसा दिया, और एक इनको पैसा दिया बृहस्पति में, बृहस्पति ने, उसके बाद से तो लगातार इनका डाउनफॉल है, लगातार इनका डाउनफॉल है। लोग अब पूछने को ये पूछ सकते हैं कि इनका शनि बहुत बेहतर गया होगा। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ खराब क्यों गया। देखिए बृहस्पति इनका अच्छा क्यों गया, पहले उसको देखते हैं। बृहस्पति इस कुंडली में 12वें घर का लॉर्ड बनता है, और वो 12वें स्थान से 12वें में ही बैठा हुआ है, 12वें से 12वां बैठा हुआ है वो। जब भी छठे घर का स्वामी छठे से छठा बैठ जाए, 8वें का स्वामी 8वें से 8वां बैठ जाए, 12वें का स्वामी 12वें से बैठ जाए, तो उनकी दशा अच्छी जाती है। और ये जो गुरु है ना, ये देखिए शनि के नक्षत्र का है, अनुराधा नक्षत्र का, तो एक गुरु का नक्षत्र स्वामी वो उच्च का हो गया, इसलिए ये बृहस्पति में बृहस्पति बहुत बढ़िया गया। इस बृहस्पति की दशा में इन्होंने करोड़ों रुपए कमाए।
शनि में सब गवा भी दिए। बताता हूँ क्यों। इस शनि का जो नक्षत्र स्वामी वो राहु, वो उच्च का होके छठे घर में बैठ गया है और वो षष्ठेश बुध से दृष्ट भी है। तो शनि की दशा में इन्हें बिजनेस को फैलाने के लिए कर्जा लेना पड़ा और वहाँ पे ये असफल हो गए, क्योंकि छठे स्थान को षष्ठेश बुध अपनी सातवीं दृष्टि से देख भी रहा है। राहु इस कुंडली में शनि के बुध के एजेंट के तौर पे कार्य कर रहा है। बुध जो फल करने को अलाउ कर रहा है, राहु वही फल अलाउ कर रहा है। तो बुध को कर्जदारी देनी थी शनि की दशा में इनको, इसलिए इन्होंने कर्जा लिया। इन्हें कर्जे भी बहुत आसानी से मिले, क्योंकि दशाओं को हमें जोड़ना पड़ता है। क्योंकि शनि के बाद में बुध की दशा आनी थी। बुध की दशा में इनको मानसिक तनाव पैदा होना था, क्योंकि बुध वही गारंटी लेके बैठा हुआ है, बुध और केतु 12th हाउस में, कि मैं अपनी दशा में इन्हें मानसिक तनाव दूंगा। तो जब वो शनि की दशा में जब वो कर्जा जब ये जातक लेगा, तभी तो बुध तनाव देने की स्थिति में आएगा। तो शनि की दशा में इन्होंने सिर्फ कर्जा लिया और कुछ नहीं किया, और उस कर्जा लेके अपने बिजनेस में लगाया इन्होंने, और ये असफल हो गए। लेकिन असफलता धूप छाया की तरह है। कभी इन्होंने छाया में विश्राम किया, फिर धूप आई, तो निश्चित है कि छाया भी आनी है। अब इनको बुध के बाद में केतु की दशा आएगी। तो केतु यहाँ पे बृहस्पति की एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि बृहस्पति की राशि में बैठा हुआ है, तो बृहस्पति की तरह ज़्यादा बिहेव करेगा। बृहस्पति एकादश हाउस में पोस्टिंग लेके बैठा है, और बृहस्पति ने अपनी दशा में इन्हें अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो निश्चित रूप से केतु की दशा भी इनकी अच्छी जाएगी। केतु के बाद में शुक्र है। शुक्र दशमेश और पंचमेश है, योग कारक ग्रह है, और राहु से संबंध किया है। और शुक्र का जो सबलॉर्ड बनता है वो बनता है शनि। तो शुक्र भी बहुत ही अच्छा जाएगा इनका, बहुत अच्छा। इस शुक्र की दशा में ये अपने शुक्र नहीं, केतु में ही ये कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। शुक्र की दशा तो इनके ऐश करने के दिन रहेंगे। उसके बाद में जब इनको सूर्य की दशा आएगी, तो सूर्य की दशा आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इन्हें घुमक्कड़ का योग दे दिया है सूर्य ने। तो सूर्य की दशा में तो ये फ्लाइटों में ही घूमेंगे। सूर्य ऊंचाई का कारक है। जब भी सूर्य आपको ट्रेवल करवाता है तो फ्लाइट्स में ही ट्रेवल करवाता है, क्योंकि राजा महाराजा ग्रह हैं सूर्य, तो ये फ्लाइट्स में ही ट्रेवल करना पसंद करते हैं। तो सूर्य की दशा तो इनको पूरी फ्लाइट्स के ट्रेवल करवाने में ही निकल जाएगी। आगे आने वाला समय इनका बहुत बेहतर है। ये अपने सारे कर्जे चुका देंगे और फिर से इनका बिजनेस है वो शानदार रूप में खड़ा होगा। खैर कुंडली बहुत अच्छी है। ऐसी कुंडलियाँ देख के अच्छा लगता है, पढ़ने का मन भी बहुत अच्छा करता है ऐसी कुंडली देख के। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली कुंडली के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।